गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक बिहार के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं। जैसे कि हमारे चैनल पे इसके संबंध में आपको बिहार राज्य व्यवस्था के बारे में, बिहार बजट के बारे में, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताया जा चुका है। तो आज उसी के क्रम को ध्यान रखते हुए आज का जो टॉपिक है वह बिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी आप बोर्ड पे देख रहे हो कि बिहार भूगोल के बारे में बताना चाहूँगा। अब याद रखिएगा कि बिहार भूगोल के बारे में बताने के पहले क्या जरूरी चीजें हैं कि बिहार का भौगोलिक डिवीजन किस तरीके से हुआ है। पहली चीज तो दोस्तों ये जानने की जरूरत है कि आखिर भूगोल पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी स्टेट के भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने से फायदा ये होता है कि वहाँ के सबसे पहले कि उसका लोकेशन क्या है, वहाँ पे किस किस तरीके की वनस्पतियां हैं, उसका डिवीजन किस तरीके से हुआ है, वहाँ पे कृषि का आधार किस तरीके का है, वहाँ पे पॉपुलेशन सेटलमेंट किस तरीके का है, और भी कई तरीके की जो चीजें, इकोनॉमिक आधार क्या है, लोगों का रहन सहन कैसा है, ये सभी चीजें जो होती हैं ये भौगोलिक स्थिति के माध्यम से पता चलता है। अब याद रखिए दोस्तों कि बिहार का जो भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए तो कुछ इसके मैप, बिना मैप के इसके जानकारी हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैप की जानकारी होनी जरूरी है। याद रखिए कि बिहार का एक रफ अगर जो आप मैप देखो तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ आयताकार है, और एक इंडिया के मैप में अगर इसको लोकलाइज किया जाए तो याद रखिएगा कि एक अपर गंगेटिक प्लेन में यानी गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में ही इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यानी कुछ न कुछ इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, आयताकार रूप में इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसकी संरचना देखने को मिलेगी। तो अब याद करते हैं कि ये जो संरचना देखने को मिलती है तो किस किस तरीके से है, तो इसको हम वन बाय वन करके इसको बताने का प्रयास करेंगे। याद रखिए दोस्तों, बिहार का भौगोलिक विस्तार के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के और 27 डिग्री 31 तक आपका क्या है, एनएल मैंने लिखा है। एनएल का मतलब क्या होता है, नॉट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जब अर्थ को आप मान लो ये अर्थ है, अब अर्थ को डिवाइड करते हैं मतलब इमेजिनरी फॉर्म में, तो उसको हम क्या, ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, यानी इसी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जब ये वर्टिकल डिवीजन होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। तो इसी के क्रम में जो बिहार का जो लोकेशन है वो कहां से कहां तक मैच करता है, 24 टू 27 डिग्री। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है कभी कभी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, और पहले के जो पेपर आए हुए हैं बिहार पीसीएस के उसमें ये अक्षांश और देशांतर भी पूछी जाती रही है। लेकिन इन 2-3 साल में आप देखोगे कि जो है इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यदा कदा इससे भी दिया जा सकता है। तो आप इसको सिर्फ याद करने के फॉर्म में इसको देख सकते हो, और इसी के आधार पे आप क्या कर सकते हो कि अक्षांश और देशांतर के आधार पे इसके कई तरीके के फीचर्स के बारे में जान सकते हो, भौगोलिक संरचना के बारे में जान सकते हो। तो याद रखिए ये देशांतर वाला जो पार्ट है 83 टू 88 है, यानी अब आप देखो तो इसमें भी लगभग 5 के आसपास का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी लगभग जो है 24, 25, 26, 27 यानी 4 के आसपास का डिफरेंस है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक, इसके साथ साथ अगर बिहार की संपूर्ण जो है स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये आयताकार है। आयत कुछ कैसा होता है कि इस तरीके से आपका आयताकार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, यानी लंबाई और चौड़ाई। ठीक, तो आप देख सकते हो कि ये लंबे में क्या है, काफी मतलब इसकी डिस्टेंस कवर करता है, और चौड़ाई इसकी कम है, तो आप इसके आधार पर भी देख सकते हो। ठीक, इसके साथ साथ आप ये देखें कि इसका एरिया, बिहार का जो एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो है पहले क्या था कि इंडिया के जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें ये 13वां स्थान रखता था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का चूंकि यूटी में हो जाने के कारण इसका स्थान 12वां हो चुका है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है आपके यूटी एग्जामिनेशन में। ठीक, इसके साथ साथ भारत के एरिया का, बिहार का एरिया का परसेंटेज कितना है, यानी भारत के एरिया के संदर्भ में बिहार का जो एरिया है वो 2.86% के आसपास बैठता है। ठीक, इसके साथ साथ क्या है, ये थर्ड मोस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, यानी याद रखिएगा कि 8.9% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का अकेले बिहारी कवर करता है। याद रखिए कि जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ इस फैक्ट से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं या आने के प्रबल चांसेस हैं।
तो ये भौगोलिक स्थिति आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आपको समझने में दिक्कत होगी। यानी आप जो भी चीजें यहाँ पे हमारे चैनल के द्वारा दी जा रही हैं उसको 2 से 3 बार आप उसको पढ़ें तो निश्चित ही आपके जो सफल होने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ आप देखो पॉपुलेशन को देखते हैं। पॉपुलेशन में याद रखिए कि ये जो है पॉपुलेशन 10,40,99,452 21 सेंसस के हिसाब से 2011 सेंसस के हिसाब से ये इतना पॉपुलेशन यानी इतनी जनसंख्या है। और डेंसिटी की बात करें तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो किसका है, बिहार का। यानी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन ऑक्युपाइड हैं। तो ये 1106 जो है व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखो तो बिहार का जो पूरा एरिया है ये लगभग इसमें मैक्सिमम एरिया वो क्या है, वो फ्लड प्रोन इलाका है यानी बाढ़ जनित इलाका है। यानी ऐसा क्यों है, क्योंकि जब बिहार के आप फिजिकल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि कहीं न कहीं ये नेपाल से सटा गया, एक तरीके से कह सकते हो कि हिमालय जो लोअर हिमालय रेंज है उससे सटा हुआ पार्ट है, यानी उसके जस्ट नीचे का पार्ट है। तो यहाँ से बहुत सारी नदियां निकली हुई हैं और इन नदियों का क्या है कि फ्लो जो इस तरीके का है कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी का जमाव हो जाता है और बाढ़ का कारण बनता है। दूसरी चीज ये क्या है कि यहाँ पे सही तरीके से ड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। नहर का सही तरीके से जो है बनावट आप देखोगे या जो भी चीजें हैं तो वो नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस है और कुछ भौगोलिक दशाएं भी है जिसके कारण से बाढ़ यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। ठीक, तो ये चीज होगी। तो फ्लड एरिया यहाँ पे 73.7% है। अब बात आती है कि भारत का यह कितना है, 17.2% है। यानी पूरे जितने भारत में फ्लड आते हैं यानी जितना बाढ़ आता है उसका 17% हिस्सा वो किसका है, वो बिहार का है। सी कोस्ट से इसकी दूरी जो है 200 किलोमीटर है। भौगोलिक सीमा निर्धारण अगर हम बात करें कि बिहार का अगर भौगोलिक सीमा को किस तरीके से निर्धारित करोगे तो याद रखिएगा कि इसका भौगोलिक सीमा जो उत्तरी सीमा अगर निर्धारित करेंगे तो गंडक, घाघरा, कर्मनाशा और गंगा नदियों के माध्यम से ये आप निर्धारित करते हो। अब बात आती है कि नदियां कहाँ कहाँ हैं। तो जो आपको नदी घाटी वाले जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उसमें पूरे नदियों के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी नदी किस घाटी से कहाँ कहाँ से निकली है और वो कहाँ किस नदी में मिक्स होती है और मिक्स होकर के प्रॉपरली वो कहाँ पे ड्रेन होती है, ये सभी चीजें उस पार्ट में बताई जाएंगी। तो सिंपल आपको ये याद रखने की जरूरत है कि भौगोलिक सीमा का निर्धारण कैसे होता है। इसके साथ साथ एक मेजर चीज आपको समझने की जरूरत होगी कि बिहार का आप मैप देखोगे तो बिहार के मैप में याद रखिएगा दोस्तों कि पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी एक बार आपका क्वेश्चन 63rd में पूछा जा चुका है कि पटना के इर्द गिर्द कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो होती हैं इसको ऑक्युपाई करते हैं। तो ये कैसे आपको जानकारी होगी, बिना मैप की आपकी जानकारी नहीं हो पाएगी। यानी अगर इसके मैप को हम पूरा देखें तो इसका मैप जो है बिहार का वो आयताकार है और इसके क्रम में आप देखोगे कि जो सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट है यानी वो बॉर्डर की अगर हम बात कर लें तो बॉर्डर पे याद रखिएगा एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि नेपाल से टच होता है। और नेपाल से जो टच होने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हो, पूरा का पूरा ये वाला आपका जितने सब नेपाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, ये सभी चीजें नेपाल वाले पार्ट से सटी हुई है। उसके साथ साथ आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा तो नेपाल वाले रेंज का है और ये रेंज जो है भागलपुर तक ये किससे, वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है। और जस्ट उसके नीचे मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, सासाराम, ये सभी जो चीजें हैं आपका किससे कनेक्टेड है, ये झारखंड से कनेक्टेड है। और इधर वाले जो पार्ट्स हैं कैमूर, बक्सर, सीवान, गोपालगंज, ये जो पार्ट्स है ये किससे, यूपी से कनेक्टेड है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो होती हैं या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो होती हैं वो बिहार से कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो याद रखिए कि कितने बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको गिनना होगा और कितने अंदर वाले यानी एक तरीके से लैंड लॉक। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यानी कि कौन कौन से मतलब जो चीजें हैं जो है डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां से कोई नदी वगैरह नहीं गुजरी है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और एक और मेजर चीज देखिएगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है यानी आप ये वाला पार्ट, तो ये हो गया आपका पहाड़ी वाला पार्ट या सिंपली कह सकते हो कि शिवालिक रेंज वाले पार्ट्स हैं। बीच वाले जो पार्ट्स हैं वो गंगा का
जो है मैदान है, यानी गंगा के मैदान के चारों तरफ जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ती गंगा के मैदान मैदानी पार्ट कहलाते हैं। और सबसे नीचे वाले पार्ट जो होती हैं वो क्या है आपका, ये दक्षिणी पार्ट ऐसी को पठारी भाग कहते हैं। और ये किससे कनेक्टेड है, इसका जो बॉर्डर है वो झारखंड से है। यानी कहीं न कहीं ये जब झारखंड और बिहार का डिवीजन नहीं हुआ था तो कहीं न कहीं बिहार का ये पार्ट जो था मिनरल रिच हुआ करता था और ये छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट था। लेकिन डिवीजन हो जाने की वजह से मैक्सिमम जो मिनरल्स वाले पार्ट्स हैं वो किस में चले गए, झारखंड में चले गए। तो एक रफ डायग्राम आप याद रखिएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जो गंगा नदी आई हुई है कुछ एकदम बीचों बीच से गई है, तो इससे कनेक्टेड कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपर डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, यानी गंगा के उत्तरी भाग वाले कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और गंगा के दक्षिणी भाग वाले कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और लास्ट बॉर्डर कौन कौन सा है, जो सबसे पूर्वी बॉर्डर कौन सा है, सबसे पश्चिमी बॉर्डर कौन सा है, सबसे उत्तरी बॉर्डर कौन सा है, सबसे दक्षिणी बॉर्डर कौन सा है। तो इस तरीके से आपको मैप से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ भूगर्भिक संरचना के बारे में देखते हैं। भूगर्भिक संरचना अगर देखें पूरे बिहार के मैप को ध्यान में रखते हुए तो याद रखिए कि ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला कौन सा है आपका धारवाड़ चट्टान, दूसरा कौन सा विंध्यन है, तीसरा टर्सरी और चौथा है क्वाटरनरी। इसको पहले आप मैप पे समझ लीजिए। धारवाड़ चट्टाने क्या है, नॉर्मली वे चट्टाने जहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स यानी मिनरल्स जो है चाहे मेटेलिक फॉर्म में हो या नॉन मेटेलिक फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में ये मिनरल रिच इलाके होंगे पूरे के पूरे। तो धारवाड़ वाला आप नाम से ही देख लो, क्योंकि झारखंड का मैंने पार्ट जो बोला था, यानी जितने नीचे वाला पार्ट है ये क्या है आपका धारवाड़ रेंज वाला पार्ट है। ठीक, और इसे मुख्यतः अगर बिहार में सबसे ज्यादा जो मिनरल रिच इलाके जो कहे जाएंगे तो वैसे तो पूरे हैं, सब में कुछ ना कुछ मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन मतलब नीचे वाले जितने औरंगाबाद गया, नवादा, जमुई, बांका, लेकिन इसमें मुंगेर और बांका को में ज्यादा धारवाड़ चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, इसके साथ साथ विंध्यन रेंज की अगर बात की जाए तो विंध्यन रेंज में अब याद रखिए दोस्तों कि विंध्यन रेंज में ये वाला जो पार्ट है, यानी आप सासाराम इसी को रोहतास कहते हैं, और कैमूर वाला जो पार्ट है यहाँ पे विंध्यन रेंज की श्रृंखलाएं हैं और इसमें चूना पत्थर ये सब चीजें जो होंगी पाई जाएंगी। इसके साथ साथ टर्सरी वाली जो चीजें हैं, यानी टर्सरी में जहाँ पे कोयले के प्रमाण मिलते हो, तो कुछ ये वाले पार्ट पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण वाला जो इतना वाला इलाका है यहाँ पे आपको टर्सरी वाले देखने को मिलेंगे। और क्वाटरनरी वाले जो होंगे ये कहीं कहीं गंगा के मैदानी वाले भाग में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये वाली जितनी चीजें हैं इसको जब हम आपको मिनरल वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हर एक पार्ट का क्या क्या फीचर है। अगर जो धारवाड़ रीजन है तो वहाँ कौन कौन से मिनरल के मिलने के चांसेस हैं। अब बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार कुछ कुछ मिनरल्स में अग्रणी है, जैसे पाइराइट्स की बात करें तो पाइराइट्स में बिहार जो है अग्रणी स्टेट है। और ये कहाँ पाया जाता है, रोहतास में, कैमूर में, इन सब जगहों पे क्या पाइराइट्स का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इस पार्ट की यहाँ चर्चा ना करके हम इसके मिनरल वाले पार्ट में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आप ध्यान दें तो बिहार की प्राकृतिक संरचना को अगर हम देख लें तो बिहार की प्राकृतिक संरचना 3 पार्ट्स में बटी हुई है। पूरी की पूरी बिहार का भौगोलिक आकार जो है वो कौन कौन सा है, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र इसी को बोलते हैं, दूसरा गंगा का मैदानी क्षेत्र और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। आप इसके आधार पर ही अच्छे से समझ सकते हो कि शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक कौन सा रेंज होगा। याद रखिएगा कि कहीं न कहीं बिहार का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, भौगोलिक संरचना है, ऊपरी भाग जो है ये किससे अटैच्ड है, एक हिमालय वाले पार्ट से अटैच है। यानी इसी को अगर जो आप हिमालय रेंज को देखो तो कुछ इस तरीके से हम पहले अपने ज्योग्राफी वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो ऐसे याद रखो KLPT मतलब सिंपल इसको कैसे है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक, तो उसी वाले रीजन के तहत आप देखोगे कि सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है शिवालिक रेंज वाला पार्ट होता है। और शिवालिक रेंज पूरा क्या है कि ऐसे गया हुआ पूरे मैप में, इंडिया के मैप में इस तरीके से आप देखोगे। तो याद रखिए कि ये शिवालिक रेंज वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं क्या है कि ये तराई वाला क्षेत्र भी है। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको नदियां उस तरीके से देखें, मतलब नदियों में नदियां निकली होंगी, उनका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे ये पत्थर चट्टानों को काट काट के ले आएंगी, तो इससे एल्यूवियम या इससे क्या कह सकते हैं कि एल्यूवियल जो सॉइल होगी वो ज्यादा देखने को इस इलाके में मिलेगा। ठीक,
दूसरा चीज गंगा का मैदानी भाग, यानी गंगा का ये वाला जो भाग, यानी यहाँ से जो निकली है तो इधर ये पूरा का पूरा जो भाग है ये गंगा का मैदानी भाग होगा। और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र सिंपल याद रखिए कि जो जो डिस्ट्रिक्ट आपके झारखंड से कनेक्टेड है वो सभी जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो क्या होंगे कि पठारी क्षेत्र का निर्माण करेंगे। पठार क्या होता है, पठार और पहाड़ में क्या अंतर होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पठारी क्षेत्र में क्या होता है कि मिनरल रिच है ये क्षेत्र, और ये किसका पार्ट है, मुख्यतः एक छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है। अब इसके साथ साथ आप देखें तो शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में एक एक करके हम इसको बताते हैं। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र यानी कुछ यहाँ तक आप अगर देखो तो ये पूरा पार्ट ऐसे कुछ, अगर हम इसको सर्कल बना लें तो ये वाला पार्ट होगा आपका शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र होगा। इसके नीचे क्या होंगे, ये सब मैदानी वाले क्षेत्र होंगे। ठीक, तो शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र वो मुख्यतः तीन भाग में बटा है। पहला क्या है, सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है क्या है हरहा घाटी या दून घाटी, और तीसरा क्या है रामनगर दून पहाड़ी। अब याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पे अगर जो हम इस पूरे मैप को सही तरीके से दर्शाएं तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे उसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे इसको देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब इसी क्रम में आप देखोगे कि जो मैं शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र बता रहा था, तो शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र को एक छोटे से मैप में हम समझते हैं, यानी अगर इतने पार्ट्स को हम कट कर दें और यहाँ पे कुछ एक रफ स्ट्रक्चर बनाए तो आप देखोगे दोस्तों कि ये जो पार्ट्स है इसमें सबसे ऊपरी पार्ट यानी यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें जो है वो कौन सी पहाड़ी है, वो सोमेश्वर की पहाड़ी है, यानी सोमेश्वर श्रेणी है। ठीक, अब इसी के साथ साथ ये जो इसके नीचे वाला कुछ पार्ट आपको दिखेगा वो है शिवालिक रेंज वाला पार्ट है, और यही बीचों बीच से क्या है, एक कौन सी नदी आई हुई है, हरहा नदी आई हुई है, और यहीं से क्या होता है दून घाटी का निर्माण होता है। घाटी क्या होता है दोस्तों, घाटी कुछ इस तरीके से आपको देखने को ऐसे मिलेंगी, इस तरीके से। ठीक, यानी जो नीचे वाले जो होते हैं वो घाटी के रूप में विकसित होंगे, और यहीं से जो है नीचे वाला पार्ट है रामनगर दून है। यानी एक तरीके से आप देखो तो रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में कौन सा नदी घाटी है, वह हरहा नदी घाटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो एक रफ स्ट्रक्चर आपने इसको ऐसे समझ लिया। अब इसके साथ साथ आप देखो कि सोमेश्वर श्रेणी जो सबसे उत्तरी भाग है, यानी आपने देखा भी यहाँ पे सबसे उत्तरी भाग, यानी ये बिहार का सबसे ऊंचा पीक भी होगा। यानी इसका अगर जो हम स्ट्रक्चर देखें सोमेश्वर श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा ये त्रिवेणी नहर से भीखना ठोरी दर्रा, यानी यहाँ पे कई दर्रे भी बने हैं। दर्रे कैसे बनते हैं दोस्तों, नदियों के जो यहाँ से नदियां निकली होंगी और वहां से जो जल का स्राव होगा, यानी हाई वेलोसिटी के साथ, हाई मतलब अत्यधिक वेग के साथ जो जल आएंगे तो उनसे कई नदी घाटियों का निर्माण होगा, कई पासेस का निर्माण होगा। ठीक, तो वो पासेस क्या होती है कि दोनों के बीच में आवागमन को सुलभ बनाती हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट आप जा सकते हो, व्यापार वगैरह के लिए ये आवश्यक होता है। आगे आप इसको पढ़ोगे। यार सोमेश्वर श्रेणी का एग्जैक्ट लोकेशन की हम बात करें तो त्रिवेणी नहर से भीखना ठोरी दर्रा तक ये है, और ये कुछ यहाँ से यानी इस पार्ट से लेकर के और कुछ यहाँ तक आपको देखने को ऐसे मिलेगा, और इसकी जो लंबाई है वो 75 किलोमीटर तक है, और ये कहीं न कहीं ये जो दर्रा है या ये सोमेश्वर श्रेणी है ये क्या करता है, बिहार और नेपाल को अलग करता है। ठीक, इसके साथ यहाँ का हाईएस्ट पीक जो देखोगे वो 880 मीटर का है, और उसी पे क्या है सोमेश्वर किला है। ठीक, सोमेश्वर किला के नाम से जानते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे पासेस को हिंदी में लिख लेना अगर जिसको समझने में दिक्कत हो, वो क्या है, वो दर्रा है। दर्रा का मतलब क्या होता है, सिंपल दो पर्वतों के बीच का भाग या दो छोटे पहाड़ों के बीच का भाग, जिसके माध्यम से क्या हो यातायात सुलभ हो सके, ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। ठीक, और कई तरीके के जो कार्य संचालित किए जाए तो पासेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो पासेस हैं इस सोमेश्वर श्रेणी के जो पासेस हैं वो कौन कौन से हैं, भीखना ठोरी, सोमेश्वर है और मरवात है। तो ये आपके इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये आपके जो पीटी के जो प्रश्न है उसमें आपके ऑप्शंस बना करके दिए जा सकते हैं, और चूंकि आज की डेट में थोड़ा सा पीटी टफ इसलिए हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ई ऑप्शन जब से दिया जाने लगा है तब से थोड़ी समस्या बढ़ जाती है कि कई बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने के बावजूद भी सही ध्यान से न देने के कारण क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आप देखो ये जो है सोमेश्वर श्रेणी हमने बताया, इसके साथ साथ हरहा दून घाटी, यानी हरहा दून घाटी आप देखोगे सोमेश्वर और रामनगर दून के मध्य में, मैंने पहले बताया इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी है, 24 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। अब इसके साथ साथ रामनगर दून के बारे में देखें दोस्तों तो सोमेश्वर श्रेणी के जो दक्षिण में, यानी सोमेश्वर श्रेणी यहाँ है उत्तर में सबसे, और दक्षिण में रामनगर दून है, और इसी के रामनगर
दून जो है सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में है और हरा नदी के दक्षिण में भी इसका लोकेशन है और इसकी एरिया लगभग है 240 मीटर के आसपास, यानी इसका एरिया आपको देखने को मिलेगा 240 मीटर नहीं होगा, स्क्वायर किलोमीटर होगा दोस्तों। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बदल दीजिएगा। ठीक, अब इसके साथ साथ हम इसके दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं, वो है गंगा का मैदानी क्षेत्र। हाँ तो दोस्तों, अब इसी के क्रम में आप देखोगे कि यहाँ पे बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है या गंगा का मैदान है, तो इसका क्या मतलब रूपरेखा इसके संबंध में समझें कि जो गंगा का जो मैदान है ये कहीं गंगा कहीं बीचों बीच से आई हुई है और ये जो जितना बीच वाला पार्ट है यानी अपर वाले पार्ट से निकाल दें तो ये सब गंगा का मैदानी क्षेत्र है। तो गंगा का अगर मैदानी क्षेत्र देखोगे तो गंगा ये पटना होते हुए बीचों बीच के लिए इसका कुछ उत्तरी भाग है और कुछ जो है निचली भाग है, यानी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग है। तो उस क्रम में आप देखो तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि इसका एरिया जो है ये 90,650 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ढाल जो है, मतलब ढाल किधर से किधर की तरफ है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल है। यानी एक और चीज आप देख रहे हो कि यहाँ मैप में कि इसका जो पश्चिमी भाग है ये काफी चौड़ा है और पूर्वी भाग धीरे धीरे क्या होता गया है, पतला होता गया है। ठीक, तो इस क्रम में आप देखो तो इसका जो ढाल जो है वो सभी जगह पे समान है और लगभग इसका जो मेजरमेंट हो क्या है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर पे क्या 6 सेंटीमीटर का ये ढाल है और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये क्या होगा, ये जाता है। ठीक, और इसका क्या इस वजह से यहाँ पे जो नदियां जो फ्लो करती हैं, मतलब ये जो नदियां मिलती हैं उनका क्या होगा कि स्पीड जो होगी यहाँ पे आते आते कम हो जाएगी। ठीक, उसके साथ साथ आप मैदानी भाग को देखो तो मैदानी भाग दो पार्ट्स में बटे हैं, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक, अब इसमें उत्तर बिहार का जो मैदान है उसका एरिया लगभग है 56,980 किलोमीटर है। ठीक, अब मैदान निर्माण जो है यहाँ पे कैसे हुआ, यानी उत्तर का जो बात करते हैं तो उत्तर को किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, कुछ इस तरीके से, जैसे अगर जो मैप में हम बना रहे हैं तो ऐसे 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 इधर से ऐसे इस तरीके से आया हुआ, तो इसके ऊपर वाला उत्तरी भाग हो गया गंगा का मैदान और इसके नीचे वाला जो भाग हुआ वो दक्षिणी भाग होगा गंगा के मैदान का, यानी इसमें जो सहायक नदियां होंगी आकर के मिलेंगी। ठीक, अब याद रखिए कि यहाँ पे जो मैदान का निर्माण होगा गंगा प्लस उसकी सहायक नदियों के द्वारा, और सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी, वो सहायक नदियां जो होंगी वो है कोसी है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है। यानी अगर कोसी की हम बात करें सबसे जो किनारे वाली जो नदी आके मिलती है यहाँ पे वो होती है महानंदा, इसके बाद से कोसी है इधर, इसके बाद से इसी तरीके से गंडक है। ठीक, और भी कई नदियां जैसे कर्नासा है, बागमती है, ये सभी नदियां इसी क्रम में आपको मिलेंगी, घाघरा वगैरह भी। तो याद रखिए कौन सा क्रम है, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा, ये सभी क्या है कि मैदान के निर्माण में सहायक होती है। इसके साथ साथ इसमें जो अवसाद जो होता है उसके निक्षेप से ये पूरा का पूरा मैदान का निर्माण होता है। ठीक, अब ये अवसाद आते कहाँ है, नदियां जो है पहाड़ी भाग से निकलती हैं और मैदानी भाग में क्या होते हैं, पत्थरों को तोड़ते हुए, चट्टानों को तोड़ते हुए जो चीजें जमा करती है वही क्या कहलाते हैं, अवसाद होती है। ठीक, इसके साथ साथ ढाल देखेंगे तो ढाल का अगर बात करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है किसका, गंगा की जो मैदान की जो नदियां हैं, यानी नॉर्थ से यानी ऊपर से नीचे की तरफ इसका ढाल है। ठीक, और साथ ही साथ इसका ढाल एक और भी है नॉर्थ वेस्ट से, यानी जो है उत्तर पश्चिमी से जो है साउथ ईस्ट में इसका ढाल है। अब दो नदियों के बीच का जो भाग होता है, यानी दो नदियों के बीच का भाग जो होता है, यानी ऊपर से कोई नदी आई है एक नदी, फिर उसके बगल से एक नदी, तो उसके बीच का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाता है दोआब। ठीक, और दोआब क्या होता है, बहुत ही प्रोडक्टिव इलाका होता है जहाँ पे कोई भी चीजें मतलब आसानी से ग्रो कर जाती है, यानी एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट होते हैं उनके डेवलप होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। ठीक, इसके साथ साथ अब ये जो दोआब है यानी दो नदियों के बीच का जो भाग कहलाता है दोआब, तो कौन कौन से दोआब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, पहला महानंदा कोसी दोआब, दूसरा कोसी गंडक दोआब, तीसरा गंडक घाघरा दोआब। तो ये पूरे पूरे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ की जो अपर की जो यानी उत्तरी भाग की जो नदियां हैं उसमें एक खास चीज क्या होती है, विसर्पण की क्षमता पाई जाती है। विसर्पण का मतलब क्या होता है कि सेडिमेंट्स जमा होने की वजह से वो अपना मार्ग जो है इधर उधर भटक जाती है, यानी कहने का मतलब कई अल्टरनेट मार्ग बना लेती है जिससे कि बाढ़ का एक और कारण बनता है, यानी नदी विसर्पण के कारण
गोखुर झीलें, चौर, छाड़न या मन का निर्माण होता है। ठीक, अब बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है उसको बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं यानी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र यानी पूरा का पूरा जो जैसे एक नदी है आपकी कोसी नदी, उसको ये बोला जाता है कि बिहार का शोक बोला जाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो नदी जब निकलती है पहाड़ी इलाकों से, तो पहाड़ी इलाके मतलब नेपाल वाले पार्ट से आएगी और आकर के जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे सेडिमेंट जमा होने की वजह से वो बहुत तरीके का अल्टरनेट रास्ते बना लेती है, जिससे क्या होता है कि पानी निकल नहीं पाता है और बाढ़ का मुख्य कारण बनता है। ठीक, तो इसीलिए इसको शोक, बिहार का शोक भी बोला जाता है। याद रखिए कि जो बड़े बड़े बाढ़ के जो क्षेत्र है उसी को हम क्या बोलते हैं, दियारा प्रदेश बोलते हैं, दियारा प्रदेश बोला जाता है। ठीक, इसके साथ साथ एक और चीज आप देखो, यहाँ पे मैंने टर्म लिखा एलुवियल फैन। एलुवियल फैन का मतलब क्या होता है कि जो भी ये खादर क्षेत्र है यानी जो भी यहाँ पे एलुवियम डिपॉजिट हुआ है किसके माध्यम से, नदियों के माध्यम से, तो वो चीजें क्या है कि कोई फैन का रूप लेती है। फैन का मतलब पंखे के रूप में खूब बड़ा सा। ठीक, तो ये गंडक, कोसी, महानंदा, यही तीन नदियां जो हैं ये क्या होती हैं कि एलुवियल फैन का निर्माण करती है मुख्यतः। वैसे तो छोटी नदियां भी करती हैं लेकिन मुख्यतः इन नदियों को आप उत्तर वाली जो नदियों में आप देखेंगे यानी उत्तरी भाग में जो देखेंगे उसमें। अब इसमें याद रखिए कि विस्तार इसका कहां से कहां तक है, भागलपुर से पश्चिमी चंपारण तक है इसका विस्तार। अब हाँ तो दोस्तों इसी के साथ देखोगे कि इसका विस्तार जो है भागलपुर से पश्चिमी चंपारण है। भागलपुर आपका कुछ यहाँ दिख रहा है और यहाँ से होते हुए पूरा जो इतना इलाका है पश्चिमी चंपारण तक, ये जो है इसके रूप में एलुवियल फैन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि इस पूरे इलाकों में ऊपरी उत्तरी भाग में, उत्तरी गंगा के मैदान के भाग में एक क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलेगी। किस आधार पर? वो कुछ आधार दिए गए हैं यानी इसको चार भाग में बांटे गए हैं। यानी पहला होगा भावर, दूसरा होगा बांगर, तीसरा होगा खादर और चौथा होगा चौर या मन। पहले इसको ध्यान समझिए। यानी भावर जो क्षेत्र होता है उप तराई क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। तो शिवालिक जो रेंज है, शिवालिक रेंज का केवल इतना वाला रेंज है वो शिवालिक रेंज है। तो शिवालिक के दक्षिण यानी शिवालिक रेंज के जस्ट नीचे वाला पार्ट, ठीक, यानी ये जो होगा ये किसका क्षेत्र होगा, भावर क्षेत्र होगा। और ये लगभग लगभग 7 जिलों में ये पूरा का पूरा जो होगा कवर करेगा। यानी ऊपरी पार्ट सभी का यानी पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, यानी इस तरीके से करते हुए पूरी ऊपर के जो जिले हैं लगभग लगभग 7 जिले, इन सब में भावर के क्षेत्र होंगे। और इसमें जो होगा ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका मूवमेंट होगा यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ, और जितना ज्यादा पूर्वी भाग में चलता जाएगा उतना ज्यादा दलदल का क्षेत्र जो होगा बढ़ता जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट यानी भावर रेंज के जस्ट नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो पूरा पूरा क्या कहलाएगा, बांगर। यानी इतना वाला इलाका जो होगा ये बांगर वाला पार्ट कहलाएगा। बांगर का मतलब क्या होता है कि पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ का मतलब कि जो नदियों के द्वारा लाया गया हो और नॉर्मली इसको उच्च भूमि कहा जाता है, लाया गया हो और उसमें क्या है कि वो पुराना हो चुका हो तो उसको हम बांगर बोलते हैं। तो पुरानी जलोढ़ को हम क्या बोले, बांगर। और इसमें क्या खास बात होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होगी ज्यादा होगी, इसके वजह से इसमें कंकड़ ज्यादा होंगे। ठीक, और इसमें ये मुख्यतः किस पार्ट में मिलेगा, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मिलेगा। जैसा कि मैंने लिख दिया नॉर्थ वाला पार्ट और वेस्ट वाला, यानी ये पूरा का पूरा गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, इन सभी में क्या होगा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ खादर की बात करें, खादर याद रखिएगा कि ये जो होता है नवीन जलोढ़ होगा और ये नॉर्मली कहाँ मिलेगा कि जहाँ पे नदियों का वेलोसिटी जो होगी यानी उसका वेग जो होगा तीव्र होगा, तो वो सब चीजें जो होंगी इधर की तरफ मिलेंगी यानी ईस्टर्न साइड में मिलेंगी। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी नदियां आएंगी, कोसी और गंडक नदी जो है मुख्यतः खादर का निर्माण करती है उत्तरी भाग में। और इससे क्या होगी कि यहाँ पे किसका डिपोजिशन होगा, बालू का डिपोजिशन होगा, रेत का होगा, पंख होगा, चिकनी मिट्टी होगा और निक्षेप होगा। और यहाँ पे भी नदी विसर्पण की वजह से, नदियों का अपने मार्ग बदलने की वजह से यहाँ पे दियारा और गोखुर झील का निर्माण होगा। ठीक, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दियारा है वो कौन सा है, राघोपुर दियारा द्वीप है, जो कि इसी जो है आपका कोसी और गंडक वाले इलाके में मिलेगा। ठीक, अब अगला पार्ट है इसका चौर या मन। चौर या मन को क्या बोलते हैं, निम्न भूमि बोलते हैं। जैसे मैंने उच्च भूमि बोला किसके लिए, बांगर के लिए, वैसे निम्न भूमि किसके लिए यूज करेंगे, चौर या मन के लिए। तो याद रखिए ये जो निम्न भूमि जो होंगे यानी एक यहाँ पे क्या होगा, पानी का डिपोजिशन लगातार बना रहेगा। तो याद रखिए कि इसमें
पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में ये क्षेत्र पाए जाएंगे। तो पूर्वी चंपारण का कौन सा इलाका है, बहादुरपुर और सुंदरपुर है। यानी पूर्वी चंपारण किधर है, ये है पूर्वी चंपारण। तो इसका जो है बहादुरपुर और सुंदरपुर वाला इलाका। और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो इसमें लखनी चौर होगा। तो ये नाम जो है एक दो बार आप याद रखोगे तो क्वेश्चन पेपर करते समय आपको आसानी से इसको टैकल आउट कर सकते हैं, इसको आसानी से देख सकते हो, कर सकते हो, गलतियां नहीं होंगी। ठीक, और साथ ही साथ याद रखिए कि यहाँ पे और भी तरीके के मन पाए जाते हैं, जो कौन कौन से हैं, पिपरा मन, सिमरी मन, माधवपुर, टटेरिया। ये मैंने नाम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये आपके जो ऑप्शंस में आ जाएंगे तो अंतर पैदा कर सकते हो कि दक्षिणी जो नदियां हैं उनके मन और उत्तरी जो नदियां हैं उनके मन में क्या डिफरेंस है। ठीक, अब याद रखिए कि ये वाला जो क्षेत्र है मत्स्य उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, ठीक, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। साथ ही साथ बिहार में मखाना उत्पादन के लिए बहुत फेमस माना जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि उत्तरी गंगा के मैदान के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां मखाना का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, इसके साथ ही साथ अब हम देखते हैं दक्षिण बिहार का मैदान, यानी ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कैसे नदियों का स्वरूप है। ठीक, याद रखिए इसका जो एरिया है वो 33,670 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, और ये गंगा के दक्षिण वाले पार्ट्स में है। गंगा के दक्षिण वाले पार्ट है, गंगा यहाँ से बीचों बीच से गई, इसके दक्षिण वाले पार्ट से लेकर के, और ये चूंकि नीचे वाला पार्ट जो है झारखंड से कनेक्टेड है तो ये छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट माना जाता है। तो इसका उत्तरी भाग यानी गंगा के दक्षिणी और छोटा नागपुर प्लेटू के उत्तरी भाग का जो भाग है वो क्या कहलाता है, दक्षिण बिहार का मैदान कहलाता है, या दक्षिण बिहार का मैदान बोला जाता है। अब याद रखिए कि जैसे ऊपर में क्या है कि एल्यूवियम का डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ पे किसका डिपॉजिट होगा, बलुई मिट्टी का डिपॉजिट होगा। ठीक, और दक्षिण के मैदान पूरी तरीके से समतल है, लेकिन कुछ जिले जैसे कि गया की आप बात कर लें, ठीक, राजगीर की बात कर लें, ठीक है, खड़गपुर का गिरियक है, बराबर है। इन खड़गपुर का जो पार्ट होगा कुछ ये वाला हिस्सा होगा, गिरियक बराबर के जो गुफाएं हैं, तो इन सब जगहों पे क्या होगा कि कुछ आपको अंतर देखने को मिलेगा, यानी कहीं कहीं पहाड़ी पठारी भाग आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके संबंध में देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार के बाहरी भाग पहाड़ी, यानी छोटा नागपुर का पठार जो है कौन कौन सा है, ये वाला पूरा जितना नीचे वाला पार्ट यानी औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, तो ये जो पार्ट्स होंगे तो इस पार्ट से जो बाहरी भाग जो होंगे क्या होंगे कि पहाड़ी पठारी कुछ मतलब जैसे कुछ ऊंचाई इसकी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पहाड़ी भाग होगा। तो कौन कौन से पहाड़ी भाग होंगे उनके नाम देख लें। पहला क्या होगा, रामशिला पहाड़ी, दूसरा होगा जेठियन पहाड़ी, और तीसरा प्रेतशिला पहाड़ी, और चौथा है बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी। तो इसका केवल नाम याद रखिएगा कि क्वेश्चन करते समय आपको जो है याद आ जाए। इसके साथ साथ दक्षिण की जो नदियां हैं, यानी ये जो गंगा के जो दक्षिण जो नदियां हैं, ये नदी निक्षेप से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करते हैं। नदी निक्षेप का मतलब क्या है, आपने पहले ही समझा कि यहाँ पे बलुई मिट्टी का निक्षेप होता है। तो बलुई मिट्टी के निक्षेप होने की वजह से इस पूरे पार्ट में गंगा का जो समानांतर जो जिले हैं, मतलब पूरा इस तरीके से जो गया हुआ है, इस पूरे पार्ट्स में क्या होता है कि एक समानांतर जो है एक तटबंध बना देता है, किसका, बलुई मिट्टी का, जिसकी वजह से क्या होती है कि यहाँ की जो मुख्य नदियां हैं ये क्या होती है, गंगा में मिक्स ना हो पाने के कारण गंगा में मिलती नहीं है, बल्कि गंगा के समानांतर क्या होती है कि ऐसे बहती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा के समानांतर बहती हैं, वो है पुनपुन, किऊल और फल्गु नदी। ठीक, तो और ये भी क्या होती है, पुनपुन, किऊल, फल्गु नदी में से भी जो फल्गु नदी है वो निम्न भूमि के पार्ट में पाई जाती है। नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न भूमि या ताल बोलते हैं। तो जैसे ऊपर के ताल के बारे में आपने स्टडी की, वैसे नीचे भी क्या होते हैं, कुछ ताल होते हैं। ठीक, अब ये ताल जो और ये जो एरिया है, ये पटना से लेकर के और भागलपुर तक क्या है कि 25 किलोमीटर चौड़ाई, यानी कुछ इस तरीके से जो है क्या होंगे कि ताल का निर्माण करेंगी। और कौन कौन सी ताल होंगी, जैसे ऊपर आपने ताल कुछ पढ़े इंपॉर्टेंट ताल, वैसे नीचे भी ताल पढ़ोगे, वो है मोकामा ताल, सिंघोल ताल, बढ़िया ताल, मोर ताल, कांवर ताल। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसमें खास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, जो आपकी एग्जामिनेशन से पूछी जा सकती है, याद रखिएगा कि मोकामा ताल जो होती है किऊल हरोहर नदी घाटी, मतलब मोकामा ताल जो है मुख्यतः किस नदी से बनी हुई है, किऊल हरोहर नदी घाटी से बनी हुई है, और विश्व का सबसे बड़ा ताल है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप देखोगे कि यहाँ पे दक्षिण बिहार के जो मैदान हो 3 भागों में बटे हुए हैं।
पहला क्या है, सोन गंगा का दोआब, जिसे कि भोजपुर का भी मैदान बोलते हैं। सोन गंगा का दोआब जो होगा कुछ इधर वाले पार्ट होंगे सोन गंगा नदी का, यानी यहाँ से गंगा नदी गई है, इसके जस्ट नीचे सोन नदी है, ठीक। तो सोन गंगा का दोआब, इसे ही भोजपुर का मैदान या भोजपुर का जो मैदान, भोजपुर का मैदान कुछ ये वाला है। तो याद रखिएगा कि ये हो गया पहला दक्षिण बिहार के मैदान के पहले पार्ट्स जो है 3 भागों में है। दूसरा मगध का मैदान, मगध का जहाँ बात आएगा वो पटना से रिलेटेड जो एरिया है वो पूरा का पूरा मगध के मैदान में आएगा। तो इसमें जो नदियां होंगी सोन और किऊल नदी इसके आसपास जो होगी फ्लो करेगी। तीसरी क्या है, अंग का मैदान, अंग का जहाँ पे नाम आएगा वो जो इलाका होगा वो भागलपुर का इलाका होगा, ठीक। तो भागलपुर और उसके आसपास के इलाके होंगे वो किऊल नदी से होते हुए राजमहल पहाड़ी तक जाएगा। और राजमहल पहाड़ी का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, छोटा नागपुर एक्सटेंशन ही है और झारखंड में मेनली पड़ता है, ठीक। अब दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, यानी दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र कुछ ये वाले पार्ट्स जो है, ये पठारी क्षेत्र किस तरीके से इसका निर्माण है, याद रखिएगा कि दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है ये बहुत ही पुराना है। ये धारवाड़ सिस्टम का पार्ट्स है और इसकी जो चट्टानें होती है बहुत मजबूत होती है। इसमें तमाम तरीके के मिनरल्स पाए जाएंगे, ग्रेनाइट होगा, सिस्ट होगा, ये सभी चीजें होंगी जो पाई जाएंगी और इसकी जो चट्टानें होंगी वो सख्त होंगी, ठीक। अब इसके तहत आप देखेंगे कि प्राचीनतम भूखंड है, यानी कठोर चट्टानें मिलेंगी। इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, कैमूर से शुरू होकर के मुंगेर और बांका तक है, यानी कैमूर का पार्ट ए है और मुंगेर और बांका यानी यहां से लेकर के यहां तक पूरा जो पार्ट है ये किसका है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, ठीक। अब ये भी जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र दो भागों में बटा होगा। पहला क्या होगा, कैमूर का पठार, यानी ये वाला पार्ट जो है कैमूर का पठार होगा, ठीक। और दूसरा वाला पार्ट जो होगा खड़गपुर की पहाड़ी होगी। तो खड़गपुर की पहाड़ी कुछ यहाँ पे आ जाएगा, जमुई बांका वाला जो रेंज होगा यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक। तो याद रखिए कैमूर का जो पठार है ये नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है और किसका पार्ट है, विंध्या रेंज का पार्ट है, यानी विंध्या की पहाड़ी का भाग है, ठीक। और याद रखिए कि अब कैमूर के पठार में आप देखोगे कि कैमूर का पठार जो है ये कहां से कहां तक इसका एक्सटेंशन है, जस्ट इसके इधर वाला पार्ट्स है, ये पार्ट्स किसका होता है, एमपी का कनेक्ट होता है, ठीक है। तो एमपी में जो जिला है वह जबलपुर से, और यहाँ पे जो बिहार का जो पार्ट है रोहतास, यानी कुछ ये वाला पार्ट, एक पूरा रेंज जो है कैमूर पठार के अंतर्गत आता है। इसका जो सतह है ये अपर्दन की वजह से, यानी सतह जो है यहाँ पे अपर्दन कई तरीके की हो सकती है, मृदा अपर्दन हो सकता है, ठीक है, जल के द्वारा भी अपर्दन हो सकता है और भी कई तरीके से अपर्दन होते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो सतह है वह उबड़ खाबड़ हो गई, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको अच्छा जो है समतल चीजें नहीं मिलेंगी, काफी उबड़ खाबड़ फार्म में मिलेंगी, ठीक। और छोटा नागपुर पठार से अब याद रखिए कि क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कैमूर का पठार किस नदी से अलग होता है या कैमूर का पठार कैसे अलग होता है। तो याद रखिए कैमूर का पठार जो होता है छोटा नागपुर से सोन नदी के द्वारा अलग होता है। तो ये कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ क्या है, खड़गपुर की पहाड़ी के बारे में। खड़गपुर की जो पहाड़ी है वो कोडरमा पहाड़ के उत्तर पूर्व में है। कोडरमा का पहाड़ कुछ झारखंड में जिला है कोडरमा, वहां पे मिलता है और कोडरमा पहाड़ी कुछ इधर जो है यहीं पे है और इसी के जस्ट ऊपर वाले पार्ट्स में यानी नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में ये क्या है, ये लोकेटेड है खड़गपुर की पहाड़ी, यानी कुछ ये वाला रीजन आप अगर सर्कल कर दो तो ये वाला रीजन आएगा। अब इसका विस्तार जो है बांका और जमुई तक है, ठीक। अब धारवाड़ क्रम की चूंकि चट्टाने हैं, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे, वो होगा स्लेट होगा, क्वार्टजाइट होगा, अभ्रक होगा, बॉक्साइट होगा, चीनी मिट्टी होगा, एस्बेस्टस होगा, बालू पत्थर होगा। तो इस तरीके से आपको पूरे देखने को मिलेंगे, ठीक। अब इसके साथ साथ और भी जो मिनरल्स के बारे में है, जब मिनरल वाला पार्ट्स पढ़ाएंगे दोस्तों तो उसमें आपको बखूबी हम बताने का प्रयास करेंगे। अब एक तरीके से आप देखो कि पूरे बिहार को 10 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन से किस आधार पे है, वो जो भी मैंने पहले आपको दुआब बताए, ठीक है, कुछ भौगोलिक क्षेत्र बताया, उसी के आधार पर बांटा गया। जैसे आप सोन गंगा का क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कर्नासा का गंगा और कोसी का क्षेत्र भी बोल सकते हैं, इधर आप नीचे वाले कुछ इलाकों का भी बोल सकते हैं। इस तरीके से पूरे जो 10 पार्ट्स में आपके पूरे बटे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि बिहार के बारे में, भौगोलिक संरचना के बारे में, प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मैप को लेकर के और इस लेक्चर को अगर आप 1 से 2 बार देखते हैं, समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओवरऑल इसके बावजूद भी कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।